हेलो एवरीवन। आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो केमिस्ट्री को पढ़ते हैं 11th 12th में, उसके बाद वो चाहे उससे वो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं या IIT JEE का एग्ज़ाम देते हैं या नीट का एग्ज़ाम देते हैं। तो केमिस्ट्री को कैसे डील करना चाहिए, है ना। तो आज के वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैं रखने वाला हूँ। पहली चीज़, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप बोर्ड को देखें तो बोर्ड में तो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप कंपटीशन में जाते हैं IIT JEE में या नीट में, तो वहाँ पे किस सब्जेक्ट की कितनी महत्ता है उसको जरा एक आज एनालिसिस आपके सामने रखूँगा। तो पहली चीज़ तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड देन द अदर थिंग इज़ हाउ टू मास्टर दिस सब्जेक्ट। तो इन दोनों चीज़ों पे बात करूँगा। तो कुछ पॉइंट्स मैंने कुछ इकट्ठा किए हुए हैं जिस पे आज बात करनी है। सबसे पहला पॉइंट ये है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब आप एक कंपटीशन में होते हैं तो उसमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें सबसे ज़्यादा स्कोर दे सकता है। और मैं इसमें ये मानता हूँ कि केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा जो है, आपको चाहे आप IIT JEE हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, दोनों में ये हमेशा सबसे ज़्यादा स्कोर दे सकता है। नीट में आप ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्पेसिफिकली IIT JEE की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो केमिस्ट्री होता है। उसका कारण अभी समझाता हूँ। देखिए, ऐसा है, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ में हर एक सवाल को पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद ही, यानी आप पूरा कलम घिसने के बाद ही उसमें ABCD टिक कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो इसलिए उसमें आपको काफ़ी वर्किंग के बाद ही आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि गट फीलिंग से समझ में आ जाता है कि भाई इसका ऑप्शन जो है ये होना चाहिए, या आप सॉर्ट आउट करके कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये बचता है, ये बचता है, और इन दोनों में आपकी जो गट फीलिंग है आपने टिक कर दिया और आपको सही आंसर तक आप पहुंच जाते हैं। केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि आपको बिना कैलकुलेट किए हुए आप आंसर कर सकते हैं। केमिस्ट्री 3 पार्ट में होती है, आपको मालूम है, फिजिकल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल पार्ट है जिसको कि सॉल्व करके ही आप आंसर निकाल सकते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसको कि आप क्वेश्चन को आपने देखा और अगर आपकी तैयारी सही है, आपने प्रॉपर तरीके से तैयारी की हुई है, तो कई क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिसको कि आप देख के सीधे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो इसलिए ये वजह बनती है कि IIT JEE में केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। करेक्ट। अब लेकिन उसमें स्कोरिंग होगी कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको केमिस्ट्री को हैंडल करना ही प्रॉपर तरीके से नहीं आता है। तो उसको कैसे प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक, तो पहली बात तो मैंने बताई कि तीनों सब्जेक्ट अगर देखा जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ को, तो उसमें से केमिस्ट्री सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। उसका साइंटिफिक कारण क्या है वो मैंने आपको बताया कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बिना कलम घिसे आप सीधे जो है ABCD आंसर टिक कर सकते हैं। मैथ में या फिजिक्स में ये चीज संभव आमतौर पे नहीं होती है, केमिस्ट्री में ऐसा संभव है। तो भैया, जो सबसे ज़्यादा नंबर दे रहा है वो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी रैंक तक पहुंचा सकता है, सबसे अच्छी परसेंटाइल तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए उसमें जब परसेंटाइल की बात आती है, ओवरऑल परसेंटाइल देखी जाती है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपको कट ऑफ पार करना होता है, लेकिन फिर जब आप ओवरऑल परसेंटाइल देखते हैं तो जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा स्कोर दे रहा है वही आपकी परसेंटाइल को ऊपर खींच के ले जाता है, या इवन आप एडवांस में जाएं तो आपकी रैंक को ऊपर लेके जाता है। तो इसलिए अब केमिस्ट्री बात ये आ गई कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसके लिए उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना होता है। अच्छा, एक आदत ये होती है कई बार बच्चों की कि वो कहते हैं कि भाई हम फिजिक्स इस तरीके से पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हमें रटना पड़ता है, अब क्या किया जाए, केमिस्ट्री हमसे रटा नहीं जा रहा है, क्या किया जाए। अरे भाई, जब वो तुम्हें सबसे हलवा सब्जेक्ट लगने लगेगा, और वो कैसे लगेगा, उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और आप कंपेयर मत करिए कि फिजिक्स हम ऐसे करते हैं, मैथ हम वैसे करते हैं, केमिस्ट्री हमको ये इसमें रटना पड़ता है, इसमें दिक्कत आती है। अरे भाई, तो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा नंबर भी तो वही दे सकता है। अगर रटा हुआ है कोई चीज तो और वो आ जाता है तो वो उससे आपको सबसे ज्यादा नंबर भी तो मिल सकते हैं। तो इस पर भी तो जरा गौर करिए। अब देखिए, मैं चूंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाता हूं, तो मैं बच्चों को अक्सर ये समझाता हूं कि क्या होता है कि सब्जेक्ट का अप्रोच ही अलग होता है। फिजिक्स का अप्रोच अलग है। फिजिक्स में बहुत सारी मैथमेटिक्स घुसी हुई है, बहुत सारी कैलकुलस घुसी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री भी लगानी पड़ती है, बहुत सारी आपको कोऑर्डिनेट की भी जरूरत पड़ती है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं उसमें। मैं तो बल्कि फिजिक्स को कहता हूं इट इज एन अप्लाइड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इसको फिजिक्स ना कह के अप्लाइड मैथमेटिक्स कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है।
तो वो मैथमेटिकल ज़्यादा हो जाता है। इसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है भी, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसमें भी कहीं कैलकुलस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं ट्रिग्नोमेट्री की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो उसकी अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उतनी बेसिक आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, उतने से आपकी फिजिकल केमिस्ट्री हो जाती है। लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भाई अलग चीज़ें हैं, अब समझना पड़ेगा। जैसे ऑर्गेनिक की बात की जाए तो ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई, IUPAC हो गया, या मतलब जिसको हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, यदि आपका वो पोर्शन मजबूत है तो आपके लिए ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को समझना आसान हो जाएगा। ऑर्गेनिक को सीधे सीधे रटना नहीं है। इनऑर्गेनिक में जरूर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है, लेकिन ऑर्गेनिक बहुत सारी चीज़ें रटनी नहीं होती हैं। अब मैं देखिए एक आपको तरीका समझा सकता हूँ, जैसे मैं करता रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ में या आज भी मैं करता हूँ। देखिए मैं जो नोट्स बनाता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप नोट्स कैसे बनाएं। देखिए ये प्रैक्टिकल नोटबुक्स जो होती है, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ इस प्रकार की आप प्रैक्टिकल नोटबुक्स बनाएं। मैं आज भी ऐसे ही बनाता हूँ। देखिए इसमें क्या करना है कि जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स होती है, इसमें एक तरफ आपका ब्लैंक होता है और एक तरफ आपका रूल्ड पोर्शन होता है। आपको नोट्स इस प्रकार से बनाने हैं कि इस तरफ आपको अपने प्रॉपर जो भी नोट्स हैं वो बनाइए, और इस तरफ जो है आपको ब्लैंक छोड़ते जाना है। उसका कारण मैं समझाता हूँ। और नोट्स भी 3 प्रकार के बनाने हैं। नोट्स भी जो बनाने हैं वो 3 प्रकार के बनाने हैं। सबसे पहला काम यह है, जो पूरा सिलेबस है, मान लीजिए कि आपने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया, तो हाइड्रोकार्बन में क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करना है, उसको पहले क्या करिए कि एक लिस्ट बनाइए कि हमें क्या क्या टॉपिक इसमें से कंप्लीट करने हैं। और हर बच्चे के अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। जो स्कूल में बनवाया जा रहा है, कोचिंग में बनवाया जा रहा हो, या आप कहीं अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो उसमें से आपको कुछ मिलता है, आप कंटेंट लीजिए, पढ़िए, समझिए, जो कोई समझा रहे समझिए, लेकिन समझने के बाद आपको जो समझ में आया उसके नोट्स प्रॉपर बनाइए। और कोशिश करिए कि जैसे आपने हाइड्रोकार्बन लिया तो हाइड्रोकार्बन मतलब ऑर्गेनिक की आप एक नोटबुक बनाइए। अब ऑर्गेनिक की एक नोटबुक आप बना रहे हैं, जितने में आपको पूरा सिलेबस करते चले जाइए। इधर पहले आप रूल्ड पोर्शन में अपने इसको लिखिए, और जो ब्लैंक पोर्शन है इसको ब्लैंक को अभी ब्लैंक ही रहने दीजिए, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे अपने नोट्स पूरे कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना होता है कि उसके क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चन जब आप लगाते हैं तो उसमें आपको कुछ नई ट्रिक्स मिलती हैं, कोई नया टेक्निक मिल जाता है, कोई बहुत बढ़िया सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाता है। तो जो ब्लैंक पोर्शन मैंने छुड़वाया है, इस ब्लैंक पोर्शन में आपको वही चीज़ें फिल करनी है। अब जहाँ पे आपने हाइड्रोकार्बन लिख रखा है, उसकी जो करस्पॉन्डिंग जो रिएक्शन लिख रखी है, आपको उस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है, कोई अच्छी ट्रिक मिल जाती है, उसको ये ब्लैंक पोर्शन में लिखना है। इस तरीके से आपको अपनी इस नोटबुक को एनरिच करना है, और आप ही को करना है। जो आप समझते जा रहे हैं उसी भाषा में लिखिए, जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखिए। अगर हिंदी में आपको कोई अच्छी चीज लाइन मिलती है, हिंदी में लिख डालिए। और इसके बाद जब ये नोट्स धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएंगे, इसका रेगुलर रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। क्योंकि देखिए जो रिएक्शन जैसी है वो वैसी ही रहेगी, कोलबेज रिएक्शन जैसी है वैसी ही रहेगी, फ्रैंकलिन जो रिएक्शन है वैसी ही रहेगी, वो रिएक्शन बदलती नहीं है ना। अगर मार्को-निको रूल जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो जब वैसा ही रहना है, उसको भाई एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि मार्को-निको में ये होता है, जिधर हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं उधर की ओर जाके आपको नेगेटिव पार्ट को चिपकाना है, और अगर एंटी मार्को-निको हो गया तो इसका उल्टा कर देना है। एक बार आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो वो रूल कोई एग्जामिनर तो बदल नहीं देगा, है ना। वो रूल जो है कोई एग्जामिनर नहीं बदल सकता है, और उसी के ऊपर क्वेश्चन आने हैं। तो इसको भैया अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार आपने पढ़ लिया, आपके दिमाग में बैठ गया। अगर मार्को-निको के ऊपर क्वेश्चन आया, आपने उसको आंसर कर दिया और बढ़िया नंबर लीजिए, उसमें कोई बदलाव हो नहीं सकता है। केमिस्ट्री में वेरिएशन मिनिमम पॉसिबल है, और फिजिक्स में या मैथ में वेरिएशन बहुत ज्यादा पॉसिबल है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि वेरिएशन कम होगा। आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपने जो तैयारी की है, ज्यादातर उसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं एक बात, अच्छा इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो इनऑर्गेनिक में भाई उसके लिए भी आपको नोट्स बनाने हैं। जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे आप रट नहीं सकते। जो कुछ रटने को आपको लगता है ना कि ये पोर्शन रटना है, पीरियोडिक टेबल है या और भी जो टॉपिक्स हैं जो रटना है, भैया ऐसे नहीं रटा जाता है। पीरियोडिक टेबल को समझना पड़ता है। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड कैसे चल रहा है ना, इधर से हम जा रहे हैं अलॉन्ग द ग्रुप जा रहे हैं, अलॉन्ग द पीरियड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अलॉन्ग द ग्रुप हम वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हैं तो क्या हो रहा है। सारे ट्रेंड को समझिए, उसके कारण को समझिए। ऑर्गेनिक में आपको मैकेनिज्म ठीक से समझनी है। इनऑर्गेनिक के लिए कम से कम पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से समझना है। इससे क्या हो जाता है कि आपको उसकी फीलिंग आने लगती है, आपको समझ में आने लगता है कि भैया ये एलिमेंट कैसे चल रहा है, ये अगर बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड बन कैसे रहा है, बॉन्ड टूट रहा है तो बॉन्ड टूट कैसे रहा है। भाई केमिस्ट्री है क्या, पुराने बॉन्ड तोड़ना और नए बॉन्ड्स जोड़ना, यही केमिस्ट्री है भैया।
तो इसको बस आपको ठीक से बस इसके लॉज को समझना है। अगर इसके लॉज को आपने ठीक से समझ लिया तो आप केमिस्ट्री को मास्टर कर सकते हैं। तो मैं नोट्स की बात कर रहा था, इसको मैं कहता हूं दिस इज कॉल्ड सिलेबस नोट्स। आपको अपने पूरे सिलेबस के लिए ऐसे नोट्स जो है, जिस तरीके की मैं नोटबुक बता रहा हूं, इस प्रकार की नोटबुक में अपने पूरे सिलेबस को कवर करना है और खुद अपनी हैंड राइटिंग में कवर करना है। ठीक, दूसरी चीज जो है वो है समरी नोटबुक। समरी नोटबुक क्या करना है आपको, फिर इसी टाइप की आपको एक नोटबुक बनानी है जिसमें पूरी कोशिश करनी है जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको कम शब्दों में, है ना। जैसे अगर आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा बुक्स के लास्ट में एक काम ये किया जाता है कि सारी रिएक्शंस को एक जगह पे समराइज कर दिया जाता है। आपको वही समरी अपने पास बना के रखनी है, हर चैप्टर की बना के रखनी है। आपको लिंक दिखाई देना चाहिए कि मेथेन से हम क्या करेंगे तो इसका इसमें एल्किल ग्रुप जोड़ना है तो क्या करना है, इसमें CN ग्रुप जोड़ना है तो क्या करना है, इसमें अगर मान लीजिए इसका सल्फोनिकेशन करना है तो क्या करना है, किस तरीके से करना है। सारी रिएक्शंस को एक पेज पे समराइज करिए, सब कुछ एक जगह दिखना चाहिए। तब क्या हो जाता है कि आपको अगर कन्वर्जन करने के दे दिया जाए कि एल्केन से एल्कीन में जाना है, एल्कीन से एल्काइन में जाना है, या फिर आप आगे जाएंगे एल्किल हैलाइड में जाना है, तो क्या करना है, सारी रिएक्शन जब एक पेज पे आने लगती है तो उसको याद रखना आसान हो जाता है, पूरा दिमाग में चिपकाने के लिए आपके लिए आसान हो जाता है। तो समरी नोटबुक में हर चैप्टर को समराइज करते चले जाना है आपको। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट नोटबुक होती है जो कि आपको बनानी चाहिए, उसको मैं नाम देता हूं स्किपिंग नोटबुक। तो 3 S हैं, याद रखिए। सबसे पहले सिलेबस, फिर इसके बाद समरी और इसके बाद स्किपिंग नोटबुक। स्किपिंग नोटबुक में क्या रखना है आपको कि जब आप क्वेश्चंस को डील करेंगे, है ना, जब आप कोई बुक लगा रहे हैं या आप कोई असाइनमेंट कोचिंग से मिला है उसको आप लगा रहे हैं, तो आप जब उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते वक्त कोई चीज़ आप मिस कर रहे हैं, कोई रिएक्शन आप भूल गए, कोई अगर मान लीजिए फिजिकल कर रहे हैं तो कोई फॉर्मूला आप भूल गए, तो उसको आपको क्या करना है कि अगर आप भूल गए, ठीक है, अपने नोट्स को रिफर करिए। यदि आपके नोट्स में नहीं है समरी, जो आपकी सिलेबस नोटबुक है, अगर उसमें नहीं है तो उसमें नोट डाउन करिए, और अगर है और उसके बावजूद आप भूल गए तो अपनी स्किपिंग नोटबुक में ये बात नोट करिए कि भैया ये चीज़ मेरी नोटबुक में होने के बावजूद मैं भूल गया। तो अपनी स्किपिंग नोटबुक में इस बात को नोट करिए। और ये चीज़ आप, ये 3 नोटबुक का मैंने तरीका बताया, ये आप हर सब्जेक्ट में लगा सकते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट की आपको अपने सिलेबस को भी कवर करना है, उसकी समरी भी बनानी है और स्किपिंग नोटबुक भी आपको करनी है। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप केमिस्ट्री को अच्छे से मास्टर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, तो उसको स्वीकार करो ना। सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को स्वीकार करो, उस सब्जेक्ट को उसी तरीके से डील करो। यू कैन नॉट डील केमिस्ट्री इन अ मैथड इन विच यू डील द मैथमेटिक्स और फिजिक्स। जैसे आप मैथमेटिक्स या फिजिक्स को डील करते हैं उसी तरीके से केमिस्ट्री को डील नहीं कर सकते हैं। उसका नेचर अलग है, उसको करने का तरीका अलग है, उसकी मास्टरी करने के रास्ते अलग है। तो उसको इस तरीके से करना है। उसको जितने अच्छे प्यारे नोट्स आप बनाओगे, है ना, बढ़िया खूबसूरत नोट्स बनाओ और साफ साफ दिखने चाहिए। वो खिचड़ पिचड़ नहीं करना है, साफ साफ एक एक चीज फैला फैला के लिखो। इसलिए मैं कह रहा हूं एक एक पेज छोड़ के लिखो। जब आपको कोई नई चीज मिलेगी तो वो जगह जहां छूट रही है वहां पे आप करिए, और एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद कम से कम 3-4 पेज छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ नई चीजें मिल सकती हैं। जब आप पहली बार नोट्स बना रहे हैं, जिस बुक से बना रहे हैं या अपने कोचिंग से बना रहे हैं या आप अपने स्कूल के नोटबुक से लेके अपनी नोटबुक बना रहे हैं, तो उस समय क्या हो सकता है कि कोई रिएक्शन छूट गई, कोई टॉपिक ही छूट गया, फिर बाद में आपको लगा अरे यार ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, जेई में आता है, भले स्कूल में ना पढ़ाया गया हो, तो उसको वहां पे कंप्लीट करने के लिए वो जो 3 पेज 4 पेज आपको हर चैप्टर के बाद कह रहा हूं वो छोड़िए, उसको बाद में कंप्लीट करिएगा। अब इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में आता हूं, और वो है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर बुक्स कौन सी पढ़ी जाए, इसके लिए क्या किया जाए। तो ऐसा है कि मेरा अपना एक अनुभव हो चुका है, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी भी हैं, पढ़ाई भी हैं, तो मैं आपको उसके बारे में भी ज़रूर डिस्कस करूँगा। देखिए, एक बार मतलब जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो होता क्या था कि खूब सारा मटेरियल बना लिया। हम लोग के समय ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स आता था, मुझे याद है मैंने ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स का पूरा मटेरियल मंगा लिया। 1 ईयर 2 ईयर करके आते थे, पूरा मटेरियल मंगा लिया, वो गत्ते गत्ते रखे रहते थे, और पता चला कि मैं उसको कभी पढ़ भी नहीं पाया। तो इसलिए बहुत सारी किताबों का जखीरा आप लगा लें, एकदम खजाना बना लिया आपने, अलमारियां भरी पड़ी हैं और आप उन अलमारियों को खोल भी नहीं पा रहे हैं। उससे एक तो और ये होता है कि डिप्रेशन आने लगता है कि यार मैंने ये भी नहीं पढ़ा, मैंने वो भी नहीं पढ़ा, पता नहीं एग्जाम में मैं क्या कर पाऊंगा। ध्यान से एक बात को समझिए, अपने दायरे को सीमित करना होता है। बहुत सारी किताबों का जखीरा लगा लेने से आपको सब्जेक्ट उतना ही अच्छा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ अच्छी किताबें केवल आपको उठानी है, और उन कुछ अच्छी किताबों को ही एक बार लगाइए। अगर आप लगा चुके हैं फिर समय बचता है, 2 बार लगाइए, उन्हीं को बार बार लगाइए, उसी में अभ्यस्त हो जाइए, इतना आप उसी में घुस जाइए कि उसमें से कुछ आ जाएगा तो मैं बहुत अच्छा कर लूंगा। ठीक, अब
एक बार बस चूज करना है। देखिए मैं जो मानता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 3 किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं, उसके बारे में जरा बात करूंगा। बेसिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मॉडर्न एबीसी आती है। मॉडर्न एबीसी बहुत अच्छी किताब मैं मानता हूं, और इससे आपको बेसिक केमिस्ट्री की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सवाल भी भरपूर दिए हुए हैं, खूब सवाल दिए हुए हैं, आप उसको लगा सकते हैं, पहली किताब। दूसरी बात, अगर थोड़ा सा आप एडवांस जाना चाहते हैं तो सिंगेज पब्लिकेशन की के.एस. वर्मा सर की किताबें आती हैं। ऑर्गेनिक के लिए खासतौर पे मैं कहूँगा कि उसको आप लगा सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी चाहिए। फिजिकल के लिए नहीं कह रहा हूं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इसके लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी करनी चाहिए। कोना कोना एकदम बढ़िया से कवर कर लेना चाहिए, और उसके बाद आप मॉडर्न एबीसी करिए, या आप के.एस. वर्मा सर की कर सकते हैं किताब सिंगेज पब्लिकेशन की। लास्ट किताब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो है पी बहादुर सर की किताब आती है जीआरबी पब्लिकेशन की, आप इसको यूज कर सकते हैं। पी बहादुर सर की ये किताब फिजिकल केमिस्ट्री में मानता हूं बहुत अच्छी है, मार्वलस किताब है, आप इसको यूज कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में मास्टरी करने के लिए, राइट। तो मैं समझता हूं कि इन सारी चीज़ों से आपको फायदा होगा। मैं एक बार समराइज कर दूं पूरे वीडियो को। पहली बात, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को कंपेयर किया जाए तो उसमें केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। उसका क्या कारण है मैंने आपको बताया, अब उसमें डाउट एकदम मत रखिए। केमिस्ट्री मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है तीनों में। दूसरी बात, इसको मास्टरी करने के लिए आपको क्या करना है, नोट्स अच्छे बनाने हैं। और नोट्स कैसे बनाने हैं, 3 प्रकार के मैंने नोट्स बनाए। पहले आपको सिलेबस पूरे को कवर करना है, उसके लिए सिलेबस नोट्स, देन योर समरी नोट्स, एंड देन इज द स्किपिंग नोट्स। तो ये तीनों चीजें अच्छे से बनाइए, और बहुत खूबसूरत बढ़िया नोट्स बनाइए कि आपको अपने नोट्स प्यारे लगे। और लास्ट में यही काम आने वाले हैं, हमें किताब ना उठानी पड़े। फिर इसके बाद ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए हम अपने नोट से ही काम करें, है ना। फिर लास्ट मैंने किताबों का सेगमेंट लिया। किताबों के सेगमेंट में मैंने आपको बताया कि एक तो आपको एनसीईआरटी करनी है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए, उसके अलावा आप बेसिक केमिस्ट्री समझने के लिए आप मॉडर्न एबीसी ले सकते हैं। खूब सवाल दिए, कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चन दिए, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन दिए, आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप सिंगेज पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं के.एस. वर्मा सर की किताब। और लास्ट फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो भैया पी बहादुर सर की किताब लीजिए। मुझे उम्मीद है कि अगर मेरे इन बातों को आप फॉलो करेंगे तो आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करेंगे, और यदि केमिस्ट्री में आपने अच्छा किया तो IIT JEE में आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। जय मां शारदे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय जय श्री राम।